इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। पाकिस्तान की सरकार ने यह तो ऐलान कर दिया है कि उसकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले ग्रुप मैच में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन अब आईसीसी का चाबुक चलने के डर से पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड सदमे में चला गया है। 24 घंटे बीतने के बाद भी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियली आधिकारिक रूप से आईसीसी को इस फैसले के बारे में कोई सूचना ही नहीं दी है, जबकि आईसीसी ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करता है तो उसे इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आईसीसी ने इस बयान में यह भी कहा है कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाली सभी टीम से यह अपेक्षा की जाती है कि वो खेल आयोजन की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए अपने सभी मुकाबलों में हिस्सा लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे मामलों में कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसके लिए आईसीसी की एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें यह फैसला होगा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ सिर्फ एक मैच, जो भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है, तो आईसीसी ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाएगा। और यकीन मानिए, ऐसे हालात में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो मिसाल बनेगी। जैसे अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है तो आईसीसी उसे पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। दूसरा, आईसीसी हर साल पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा देता है उस फंडिंग पर भी रोक लगाई जा सकती है। तीसरा, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा कमाई भारत और पाकिस्तान के मैच से होती है, और ऐसे में अगर पाकिस्तान की वजह से यह मैच नहीं खेला जाता है तो इस मैच के ब्रॉडकास्टर को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई आईसीसी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से करा सकता है, और ऐसा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। भिखमंगा कटोरा वाला देश है। वर्ल्ड कप में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तब व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, और इसकी वजह से मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए आप जानते हैं कितना पैसा लोग देते हैं। 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए औसतन 25 से 40 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। कुल मिलाकर मैच का लाइव प्रसारण करने वाले ब्रॉडकास्टर्स को सिर्फ भारत पाकिस्तान के एक मैच से 200 से 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है। और अगर आईसीसी ने इसकी भरपाई पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से कराई तो ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का सत्यानाश हो जाएगा। पाकिस्तान को ये पैसा देने के लिए आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से एक नया लोन लेना पड़ेगा, या किसी और देश से फिर भीख मांगनी पड़ेगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान खुद इतना नुकसान अपनी जेब से कभी भर ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करता है, बाकी मैचेस तो खेलेंगे, भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो उस पर आईसीसी कई तरह के प्रतिबंध भी लगा सकता है। इनमें सबसे बड़ा प्रतिबंध यह होगा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से रोका जाएगा, और आईसीसी सजा के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के पॉइंट्स भी घटा सकता है, और आईसीसी रैंकिंग से भी पाकिस्तान को बाहर रखा जा सकता है, और यह उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती से कम नहीं होगी। इसके अलावा भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने पर पाकिस्तान की पीएसएल लीग का भी दिवाला निकल सकता है। आईसीसी चाहे तो वो सजा के तौर पर विदेशी खिलाड़ियों के पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने पर रोक लगा सकता है, जिससे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का भट्ठा ही बैठ जाएगा। और अभी पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश उसे बर्बाद कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मुस्लिम भाईचारा दिखाने के लिए कोई भी नाटक किया तो इसके बाद वो भविष्य में आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं कर पाएगा, और यह गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली है। आपको याद होगा इसी तरह का एक बार ड्रामा पाकिस्तान ने पिछले साल भी किया था, एशिया कप में। क्या ड्रामा था। उस वक्त पहलगाम हमले के कारण भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ने खूब तमाशे किए थे और ये कहा था कि जब तक मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक पाकिस्तान की टीम अपना कोई मुकाबला नहीं खेलेगी। और उस वक्त यूएई के खिलाफ एक मैच इसी वजह से 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। पूरा ड्रामा, सस्पेंस, वहां भी पाकिस्तानियों ने काफी रोना धोना किया था, और यहां भी ये वही रोना धोना आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जानते हैं पाकिस्तान की सरकार ऐसा क्यों कर रही है?
पाकिस्तान की सरकार ऐसा इसलिए कह रही है कि उसकी टीम भारत के खिलाफ 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगी क्योंकि इसके पीछे बांग्लादेश है। वजह के तौर पर पाकिस्तान ने पहले तो बांग्लादेश को खूब चने के झाड़ पर चढ़ाया और ये कहा कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी भारत में वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर देना चाहिए और उसकी तरह ये मांग करनी चाहिए कि बांग्लादेश के भी सारे मैचेस भारत के बाहर कराए जाए। लेकिन इसी जिद में बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का बुरा हाल हो गया, उसे इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। और अब क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी की बैठक में वोटिंग के दौरान बांग्लादेश की मांग का समर्थन किया था, इसीलिए जब बांग्लादेश बाहर हुआ तो पाकिस्तान ने यह तय किया कि वो उसे नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए भारत के साथ ग्रुप मैच में नहीं खेलेगा और इस तरह पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईजान बन जाएगा। लेकिन यही पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हकीकत में पाकिस्तान तो यहां पाखंड कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि उसे भारत के साथ जिस ग्रुप ए में रखा गया है उसमें नामीबिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका जैसी कमजोर टीमें हैं और इन टीमों को हराकर पाकिस्तान भारत के साथ बिना मैच खेले भी सुपर 8 में पहुंच सकता है। और ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन यहां हम पाकिस्तान को दो बातें याद दिलाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंद दिया था, अमेरिका की टीम, और इसे पाकिस्तान अमेरिका की टीम को कमजोर ना समझे। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान भले भारत के साथ वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में ना खेले, लेकिन वो यही चाहेगा कि भारत अपने सभी मैचेस जीते, क्योंकि अगर भारत किसी मैच में हारता है तो पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंचने से पहले भी बाहर हो सकता है और इसकी तगड़ी बेइज्जती भी हो सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान की तबीयत से पिटाई की थी। शर्मा जी के बेटे से दिया हुआ दर्द, और उस दर्द से पाकिस्तान की टीम अभी तक उबर नहीं पाई है। और आप पाकिस्तान के इन लोगों को और वहां के मीडिया को भी सुन सकते हैं जो ये कह रहा है कि अच्छा है पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेल रहा, वरना उन्हें फिर शर्मिंदा होना पड़ता, वो बार बार पाकिस्तान को भारत से हारते हुए नहीं देख सकते। सुनिए आपने इनकी बातें मतलब एक अनूठा ही, मतलब ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया है इस देश में। मतलब हर शाख पे ऐसा लगता है कि मामला गड़बड़ है। वैसे जिसको अब हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईजान बनने का सिर्फ पाखंड कर रहा है। अगर उसने गलती से भी 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया तो ये इनकार उसका डेथ वारंट बन जाएगा। बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि T20 मुकाबलों में पाकिस्तान की क्या स्थिति रही है। और अगर आप देखिए भारत पाकिस्तान के 8 मैचेस हुए हैं, अब समझ में आ रहा होगा आपको, 7 तो भारत जीता है, एक बार बामुश्किल उनको जीत मिली थी। तो ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में जब उनको पता था कि एक बार फिर ये मैच हो जाएंगे 9 और यहां पर आंकड़ा बढ़ के हो जाएगा 8, यानी 8 भारत जीत जाएगा, ऐसे में वो क्यों, आपको याद ही होगा पिछली बार भी हारे थे, क्या भद उनकी पिटी थी देश के अंदर, वापस लौटने में डर रहे थे। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह बस इनके पीछे लोग पड़े हुए थे। सितंबर 2007 से जुलाई 2024 के बीच T20 वर्ल्ड कप में दोनों देशों के बीच खेले गए 8 मैचेस में से 7 भारत ने जीते हैं। और अगर वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें भी दोनों देशों के बीच 8 मैचेस खेले गए और इन सभी 8 मैचेस में भारत की जीत हुई। वनडे मैचेस की बात दिखा दीजिए। अगला वनडे मैचेस में अगर आप देखें 8 मैचेस में 8 मैचेस, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान इस बार के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ बिना खेले सरेंडर क्यों कर रहा है और क्यों कायरो की तरह पाकिस्तान की टीम रण छोड़कर भाग रही है। दूसरा, क्रिकेट के खेल में जिन 2 देशों के मैच का सबसे ज्यादा बार देखा जाता है भारत और पाकिस्तान है। 16 जून 2019 को जब वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पूरा हुआ था, तब इसे पूरी दुनिया में सभी प्लेटफॉर्म्स पर मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था और उस वक्त इस मैच ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली थी। अब क्योंकि करोड़ों लोग इस मैच को देखते हैं, इसीलिए भारत पाकिस्तान के मैच से आमदनी भी सबसे ज्यादा होती है और पाकिस्तान की बेइज्जती भी सबसे ज्यादा होती है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बार 15 फरवरी को होने वाला भारत पाकिस्तान मैच जो है, उस मैच से 4,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, ये देखिए, पैदा होगा, जिसमें ब्रॉडकास्ट राइट्स हो, स्पॉन्सरशिप्स,
मैच के टिकट्स, विज्ञापन, दूसरी चीजें शामिल है। सोचिए अगर ये मैच ही नहीं हुआ, इसकी भरपाई पाकिस्तान से कराई गई, तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल हो जाएगा। 4,500 करोड़ रुपए देना, 4,500 करोड़ रुपए देना पाकिस्तान के बस की बात तो नहीं दिखती। अब इसका भी गणित समझ लीजिए। अभी पाकिस्तान को आईसीसी के रेवेन्यू में लगभग 6.25% का हिस्सा मिलता है, यानी आईसीसी को पूरे साल में 6,665 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इसमें से 383 करोड़ जो है वो 383 करोड़ रुपए पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को दिए जाते हैं। 383 करोड़, सोचिए उनके लिए माला माल होने के बराबर है ये पैसा मिलना। अब अगर हम ये मान ले कि आईसीसी पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से 15 फरवरी के मैच की भरपाई करवाता है, तो आईसीसी से पीसीबी को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको मिलने वाले ये 383 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए तो ब्रॉडकास्टर्स के पास ही चले जाएंगे और पाकिस्तान के पास इसके बाद ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट जैसी होगी, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की आर्थिक हालत खराब है। साल 2024 में स्थिति ये हो गई थी कि जुलाई महीने से अक्टूबर महीने के बीच पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ियों को उनका वेतन तक नहीं दिया था। और अगर जुलाई 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई थी, तब पीसीबी ने सभी खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से घटाकर 1 साल के लिए कर लिया था और कहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के पास खिलाड़ियों को देने के लिए पैसा नहीं है। और इस खबर के आखिर में हम यही कहना चाहते हैं बस कि आज पाकिस्तान मुस्लिम भाईचारा दिखाते हुए बांग्लादेश के लिए भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर तो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसी भारत की वजह से साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। और आज भी जो पाकिस्तान बांग्लादेश का भाईजान बनने की नौटंकी कर रहा है, उसने तो 1971 के लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश के लोगों पर खूब जुल्म किए थे और शायद बांग्लादेश भूल चुका है, या फिर बांग्लादेश की ये वाली पीढ़ी समझती नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। और इसी पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के 30 लाख लोगों की हत्या कर दी थी, 30 लाख, और उस दौरान 4 लाख महिलाओं का रेप और गैंग रेप हुआ था और इसके बाद उनकी भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इसी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपना इस्लामिक गुरु बना लिया है और पाकिस्तान भी बांग्लादेश को बर्बादी के रास्ते पर मध्यम धक्का दे रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है अब आप वो भी देख लीजिए। जिस तरह साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया था, ठीक उसी तरह अब पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने भी आजादी का ऐलान कर दिया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी 44% है और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होता है तो क्षेत्रफल के मामले में पाकिस्तान लगभग आधा रह जाएगा। बलोच लिबरेशन आर्मी के नए हमलों में पाकिस्तान की सेना को कोमा में पहुंचा दिया है। ये तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के सैनिक कायरो की तरह वहां से पीठ दिखाकर भाग गए। बीएलए के इस नए ऑपरेशन का नाम है हेरोफ 2.0, जिसमें हेरोफ का मतलब है हीरोज ऑफ फ्रीडम। दावा है बीएलए के लड़ाकों ने इस ऑपरेशन की तैयारी लगभग 11 महीनों तक की थी। इसके बाद बलूचिस्तान में एक साथ लगातार कई जगहों पर 70 से ज्यादा हमले किए जहां पाकिस्तानी सेना की तैनाती थी। तस्वीरें देखिए। बीएलए का दावा है कि इन हमलों में पाकिस्तान के 200 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, जिनमें सेना और स्थानीय पुलिस के अलावा पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के भी 40 से ज्यादा जवान हो सकते हैं। ये वही फ्रंटियर कॉर्प्स है जिसने कई बलोच विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें गायब कर दिया था, लेकिन आज इसी फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान अपनी चौकियों को छोड़कर पीठ दिखा रहे थे और कई ऐसे हैं जो गोली खा चुके हैं। बीएलए के मुताबिक इन हमलों के शुरुआती 40 घंटों में बलूचिस्तान के नोकी, तुर्बत, ग्वादर, नौशकी जैसे बड़े जो इलाके हैं उनमें 70 से ज्यादा हमले हुए हैं और ये हमले भी 3 तरह के किए गए। इनमें सबसे पहले पाकिस्तानी सेना के काफिलों को आत्मघाती हमलों में निशाना बनाया गया, सुसाइडल बॉम्बिंग। इसके बाद दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस फैसिलिटीज है, पाकिस्तान की जितनी भी इंटेलिजेंस फैसिलिटी सेंटर्स है वहां पर बलूचिस्तान में, उनको नष्ट कर दिया गया है। और तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कॉर्प्स के जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे उनको निशाना बनाया गया है।
दावा है कि जब पाकिस्तानी सेना के जवान कायरों की तरफ पीठ दिखाकर भाग गए तब 12 चेक पोस्ट को बीएलए के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ऐसा नहीं है कि ये हमले अभी रुक गए हैं, अभी भी बलोच, इस वक्त भी जब आप ये खबर देख रहे हैं वहां पर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। अब भी बलोच लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान की सेना, दोनों के बीच 12 शहरों में खूनी संघर्ष चल रहा है और पाकिस्तान को डर है कि इस बार बलूचिस्तान के कई मुख्य शहरों पर बीएलए का कब्जा हो सकता है। बीएलए का दावा है कि उसने अब भी पाकिस्तान के 17 जिंदा सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना को फिदायीन हमलों या आत्मघाती हमलों में निशाना बनाया है और इन हमलों को 3 महिला लड़ाकों ने अंजाम दिया है। जी हां, इनमें पहली महिला फिदायीन का नाम है हवा बलोच और दूसरी महिला फिदायीन का नाम है आसिफा मेंगल। इन दोनों की तस्वीर आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इनमें भी हवा बलोच ने पाकिस्तान के ग्वादर फ्रंट पर अब तक का सबसे बड़ा सुसाइडल अटैक किया है, आत्मघाती हमला किया है, जिसमें पाकिस्तान के कम से कम 20 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। हवा बलोच को इस फिदायीन हमले के लिए एक खास कोड नेम दिया गया था और वो कोड नेम था द्रोशम। हवा बलोच पेशे से एक लेखिका, एक बुद्धिजीवी है, लेकिन आप सोचिए कि कितनी प्रताड़ना वहां पर इन महिलाओं ने झेली है कि अब अपनी जान की कुर्बानी भी बलोचिस्तान की आजादी के लिए वो देने को तैयार हो गई है। वो एक लेखिका है, एक इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जब साल 2021 में एक विद्रोह के दौरान पाकिस्तान की सेना ने उनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी, तब हवा बलोच बीएलए में शामिल हो गई और इस बार भी फिदायीन हमले से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाकर बलोचिस्तान के लोगों से यह अपील की है कि वो इस आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और असीम मुनीर की सेना को बलूचिस्तान से उखाड़ कर फेंक दें। हवा बलोच की तरह 23 साल की आसिफा मेंगल ने भी 31 जनवरी को नोशकी में आत्मघाती हमला करके आईएसआई के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया और इन हमलों से पाकिस्तान की सेना बहुत डरी हुई है। अब तक इस तरह के फिदायीन हमले पुरुष लड़ाकों द्वारा किए जाते थे, लेकिन पहली बार महिला विद्रोहियों ने आत्मघाती हमलों में खुद को बारूद के साथ उड़ाकर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और इनमें एक महिला फिदायीन की उम्र 60 साल बताई जा रही है, जिनका नाम है हातम नाज। उनका नाम हातम नाज था और बलोच लिबरेशन आर्मी ने उन्हें गुल बीबी का कोड नेम दिया था। और इस 60 साल की महिला फिदायीन ने भी खुद को पाकिस्तान के ठिकानों के साथ उड़ा लिया है। और इन हमलों के बाद पाकिस्तान का इतना बुरा हाल हो गया है कि न सिर्फ बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती आंसू बहाते हुए नजर आए हैं, बल्कि लश्कर तैयबा का सबसे टॉप कमांडर राना मोहम्मद अशफाक भी ये कह रहा है कि इस बार बीएलए ने सारी हदें पार कर दी है। और जानते हैं यहाँ सबसे बड़ा मजाक क्या है? सबसे बड़ा मजाक ये है कि आतंकवादी बीएलए के हमलों को आतंकवादी हमला बताकर उन पर चिंता जता रहे हैं और ये कह रहा है कि आतंकवाद बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। जब आतंकी ऐसी बात करे तो समझ में आता है। वैसे अटल जी कहा ही करते थे, चिंगारी का खेल बुरा होता है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है और इस बाबत एम्बेसडर सर्जियो गोर ने, जो कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है, उन्होंने पोस्ट डाला है। प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्टे ट्यून्ड। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और भारत में अमेरिकी राजदूत ने इसकी जानकारी, बातचीत की जानकारी दी है। स्टे ट्यून्ड कहा है। इससे ऐसा लगता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है क्योंकि इस बारे में जानकारी दी जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि एक तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद बहुत तेजी से अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की बात की जा रही थी और इन सब के बीच हम आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया टुडे का कवर पेज पोस्ट किया है। आपको ये तस्वीर भी दिखा देते हैं क्योंकि अभी अभी ये तस्वीर आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट किया है। ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन का कवर पेज ट्वीट किया है
और इस पर उन्होंने लिखा है, ये देखिए, हम आपको ये सामने दिखा रहे हैं। एक तरफ बड़ी खबर यह है कि भारत में अमेरिकी राजदूत ने यह जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, ये 50वां वर्ष है भारत और मतलब इंडिया टुडे मैगजीन का, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कवर पेज पोस्ट किया है, द मूवर एंड द शेकर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और पीछे डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन के कवर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत में अमेरिकी राजदूत ने बातचीत की है और इस पर जानकारी दी है। क्या इसमें हो सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रणय, मतलब एक साथ ये बम्बार्डमेंट का होना, एक तरफ राजदूत ये बता रहे हैं कि बातचीत हुई है दोनों के बीच में, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया टुडे मैगजीन का हमारे 50th ईयर में ये पोस्ट डालना, किस तरह से इसे देखें? क्योंकि अभी तो अगर देखिए तो अब एफटीए को लेकर ही बात आगे बनती हुई दिखाई दे रही थी, उस बाबत है क्या है? स्टे ट्यून्ड भी लिखा है राजदूत ने। बिल्कुल, बहुत कुछ होने वाला है। इस तरीके के संकेत दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि न केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल के ऊपर इंडिया गेट की तस्वीर पोस्ट करना, इंडिया टुडे मैगजीन के कवर को पोस्ट करना, अमेरिका के राजदूत का ये कहना कि अभी अभी बात हुई है और स्टे ट्यून, ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। उन्हें आमंत्रित किया गया है क्रिटिकल मिनरल समिट के लिए, और उसके हाशिए के ऊपर उनकी अमेरिकी जो प्रशासन के लोग हैं, खासतौर पर मार्को रूबियो, उनके साथ मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। और इस मुलाकात, इस यात्रा से पहले सर्जियो बोर जो कि अमेरिका के राजदूत हैं, उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात भी हुई थी। उसके अंदर कहा गया था कि बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है और बहुत कुछ होने वाला है। तो ये तमाम उन चीजों के संकेत नजर आ रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या बात हुई है, इसको लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से आने वाले बयान का अंजना इंतजार होगा कि क्या बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कहा गया है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से क्या कहा गया है। लेकिन द मूवर्स एंड शेकर्स और न्यूज मेकर्स ऑफ द ईयर 2025, ये कवर पेज अपने आप में बहुत सारी चीजें इंगित भी करता है और कहानी बयां करता है। बिल्कुल, मतलब इसमें बल्कि 3 शख्सियतें दिखती हैं, एक द मूवर, एक द शेकर और एक द न्यूज मेकर। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं इंडिया टुडे मैगजीन के 50th ईयर की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। लेकिन प्रणय, ये घड़ी सबसे मुश्किल होता है बतौर जर्नलिस्ट, क्योंकि अब इन्होंने टीजर तो दे दिया है, स्टे ट्यून्ड भी कह दिया है, लेकिन अब ये नजर पे 10 बातें दिमाग में घूमती हैं कि अब क्या एफटीए को लेकर है, किसी और स्ट्रेटेजिक अलायंस को लेकर है। लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल ये जरूर है कि एक कोजिंग अप फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रणय, देखिए, अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर के भारत आने के बाद कुछ चीजें बदली हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण दौरे हुए हैं, अमेरिकी कांग्रेसमैन के दौरे हुए हैं। इसके अलावा जो अमेरिकी सीनेट के लोग हैं उनका दौरा हुआ है, कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी आए हैं। लेकिन इस तस्वीर पर मैं फिर एक बार लौटना चाहता हूँ। द न्यूज मेकर्स ऑफ द ईयर 2025 इंडिया टुडे मैगजीन का ये कवर है। इसके अंदर दोनों नेता एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्या दोनों एक दूसरे के साथ फिर हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगभग 1 साल होने जा रहा है दोनों नेताओं की मुलाकात को। फरवरी 13 को दोनों की मुलाकात हुई थी पिछली बार व्हाइट हाउस के अंदर, जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे। और लगभग 1 साल बहुत सारा घटनाक्रम ऐसा बदला है जिसके अंदर बहुत सारे बयान राष्ट्रपति ट्रंप के आए, बहुत सारी तलखी भी हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। लेकिन अगर आप देखें, दावोस के अंदर भी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के बारे में सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था, और उन्होंने हर बार यही कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और भारत के साथ हम जल्दी ही एक डील करने वाले हैं, बहुत अच्छी डील होने वाली है। भारत आने को लेकर भी उन्होंने खुद भी संकेत दिया था। सर्जियो बोर जब भारत आए थे तब उन्होंने कहा था कि जल्दी ही राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा होने वाला है, लेकिन उसमें 1 या 2 साल के समय की अवधि को भी उन्होंने इंगित किया था। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री के दौरे को लेकर लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि उसमें कुछ बात बन सकती है, जो चीजें रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन अब क्या होगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी एंग्जाइटी है इस चीज को लेकर कि बात क्या हुई है, क्योंकि अभी तक तो चुप्पी दोनों तरफ से है। आपसे बात करते हुए ये सवाल मैंने विदेश मंत्रालय से लेकर सरकार के अंदर जो भी लोग इसका जवाब दे सकते हैं वहां तक पहुंचाया जरूर है, लेकिन अभी तक जवाब का इंतजार आपको भी है और हमें भी है। बिल्कुल, और इंडिया टुडे मैगजीन के कवर को भी जब उन्होंने पोस्ट किया है, द मूवर एंड द शेकर,
अगर इसको देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे दिख रहे हैं और जिस तरह से ये मैगजीन की तस्वीर है, प्रधानमंत्री हमेशा बड़े मूव्स करने के लिए जाने जाते हैं और हाल में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को एक इंटरनेशनल डिसरप्टर, एक शेकर के तौर पर ही देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है जब डोनाल्ड ट्रंप इसको पोस्ट कर रहे हैं तो एक तरह से इस कैरेक्टराइजेशन को भी वो कहीं ना कहीं रीइंफोर्स कर रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल उसको भी वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ कवर पेज के अंदर बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं। बोल्स्टर्ड बाय इलेक्टोरल विन, ठीक है, मोदी पुश फुल स्टीम, ये दोनों जिन नेताओं ने किस तरीके से जो न्यूज कोर्स है उसको बदला है, किस तरीके से बड़ा घटनाक्रम इनके इर्द गिर्द घुमा है, इन चीजों को भी इंगित किया गया है। और साथ ही अब से कुछ देर पहले आज डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है भारत की कुछ खास याद आ रही। उन्होंने जो है इंडिया गेट की तस्वीर भी पोस्ट की और उन्होंने कहा इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रायम्फ आर्स विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। तो इसी तरीके का जो है एक विक्ट्री गेट वो भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसको लेकर भी उन्होंने इंडिया गेट की तस्वीर पोस्ट की है कुछ देर पहले। और अब इंडिया टुडे का ये मैगजीन कवर। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी भी नजर रहेगी क्या कुछ इस पर आगे होता है। और आपको ये बताते हैं कि जब पूरी दुनिया में भारत के 7,85,000 करोड़ रुपए के विशाल रक्षा बजट की चर्चा हो रही है, तब हमारे ही देश की संसद में देश की सेना को लेकर राजनीति क्यों होने लगी। और आज ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या देश को इस तरह की किसी राजनीति की जरूरत है। इस खबर को समझने के लिए 4 अगस्त 2025 की वो तारीख याद करनी होगी जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। और ये मामला राहुल गांधी के उसी दावे से जुड़ा था, एक दावे से। उस वक्त 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने यह कहा कि चीन ने लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख में, और हमारे सैनिक एलएसी पर चाइना से पिट रहे हैं। और तब इस भाषा को और इस दावे को सुप्रीम कोर्ट में कुछ तथ्यों के आधार पर चुनौती दी गई और राहुल गांधी से कहा गया कि वो जो कह रहे हैं उसे साबित करें। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, राहुल गांधी से नहीं साबित कर पाए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उनसे यह कहना पड़ा कि अगर वो सच्चे भारतीय होते तो कभी ऐसा बिना पुष्टि के कोई दावा नहीं करते। और मैं अदालत के रिकॉर्ड से आपको बता रही हूं कि उस वक्त राहुल गांधी अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोर्ट में एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। और ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने फिर से ऐसा किया और जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जब आप वो प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, तब उन्होंने लद्दाख का यही मुद्दा फिर से उठा दिया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब के हवाले से कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। और राहुल गांधी के इतने ही बयान के बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। यहां राहुल गांधी से एक और गलती यह हुई कि वो दावा तो लद्दाख को लेकर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम डोकलाम का ले लिया, जबकि डोकलाम भारत के सिक्किम राज्य की तरफ है। अब सरकार ने राहुल गांधी के इस बयान का इसलिए विरोध किया क्योंकि वो पूर्व सेना प्रमुख के जिस बयान को लोकसभा में कोट कर रहे थे, वो बयान उस पुस्तक के हवाले से है जो इस वक्त प्रकाशित ही नहीं हुई है। इस पुस्तक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस पुस्तक का कवर पेज अप्रैल 2024 में प्रकाशित हुआ था और पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यह पुस्तक प्रकाशित होने के बाद के लिए भी दे दी थी। लेकिन क्योंकि तब तक इस पुस्तक को भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रकाशन की अनुमति ही नहीं मिली, इसीलिए ना तो ये पुस्तक अब तक छापी गई और ना ही ये बाजार में आपको मिल सकती। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने इस पुस्तक को लोकसभा में कोट किया और जब उनसे ये पूछा गया कि ये पुस्तक तो आई नहीं है, तो इस पर उन्होंने कहा कि एक मैगजीन में इस पुस्तक के हवाले से जो बातें लिखी गई हैं, जिन्हें वो लोकसभा में रखना चाहते हैं। अब सोचिए कि राहुल गांधी को देश की सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मामले में एक मैगजीन के हवाले से इतना बड़ा दावा करना चाहिए, और वो भी तब जब इस मैगजीन ने पहले गलतियां की हुई हैं, कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी है। और यहां सवाल यह भी है कि राहुल गांधी बताना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी इस मैगजीन में लिखी बातों के आधार पर यह साबित करना चाहते थे कि 31 अगस्त 2020 को पूर्वी लद्दाख के रेचेंगला में चाइना के टैंक भारत की सीमा में घुस आए थे और भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन यहां हम ये कहना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने अपनी इस बात को साबित करने के लिए एक ऐसी पुस्तक का सहारा लिया जो प्रकाशित नहीं है,
जिसका जिक्र अभी सिर्फ एक मैगजीन में किया गया है, तो राहुल गांधी ने थोड़ा और इस पर आखिर तैयारी क्या की। अगर राहुल गांधी और होमवर्क करते तो उन्हें पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का ही ये 30 मार्च 2021 का बयान मिलता, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि लद्दाख में भारत ने अपनी जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं खोया है और भारत आज भी वहीं पर खड़ा है जहां विवाद से पहले खड़ा था। लेकिन राहुल गांधी ने इस बयान को तो नहीं सुना, लेकिन जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसको एक मैगजीन ने कोट किया है, उसे हथियार बनाकर बात कह दी, जिस पर पूरे दिन राजनीति हुई। लेकिन यहां हम फिर से वही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या भारत को ऐसी किसी भी राजनीति की जरूरत है? सोचिए, जब दुनिया के रक्षा बजट की इतनी चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, तब राहुल गांधी आखिर लद्दाख के मुद्दे पर क्या साबित कर रहे थे? This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है, उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। 100% authentic. 100% authentic. रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक में लिखा है? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। So Naravane ji writes. No, I'm not quoting that. I'm not quoting it. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आर्मी चीफ, सीरियस लीडर of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। अब जब राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के हवाले से इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, तब आपको उनका 2021 का ये बयान भी सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख में चाइना ने भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's right. अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाती हूं कि इस पूरे विवाद के केंद्र में एलएसी का वो किस्सा है जिसमें भारत ने चाइना की सेना को बैकफुट पर धकेला था और चाइना को हमें पीठ दिखाकर पीछे जाना पड़ा था। साल 2020 में गलवान की ये बात है। गलवान संघर्ष के बाद देखिए 2020 में गलवान संघर्ष के बाद 29 और 30 अगस्त को ऐसी खबरें आई थी कि चाइना ने सैनिक लद्दाख की कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप, कैलाश रेंज सबसे ऊपर जूम इन कीजिए, ये वाला जो कैलाश रेंज ऊपर में जो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये खबरें आई थी कि चाइना के सैनिक इस कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की तरफ
आगे बढ़ रहे हैं। ये दोनों आपके सामने के लिए हमने मार्क कर दिया है। ये है ब्लैक टॉप और ये है हेलमेट टॉप। कैलाश रेंज में ही दोनों आते हैं। तो ऐसी खबर आई कि चाइना उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अब उस वक्त चाइना के इरादों को भारत की सेना ने पहले ही भांप लिया था। पहले भारतीय सेना की तैनाती कैलाश रेंज के इलाकों और यहां जो स्पेंगुर झील है, स्पेंगुर झील, उसके आसपास में नहीं थी। लेकिन 29 और 30 अगस्त को भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां यहां पर पहुंच गई और हमने अपने पराक्रम से चाइना को हैरान कर दिया। जो चाइना कैलाश रेंज के इन इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा था, हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो देखिए यहां पर हमने कुछ चीनी टैंक भी बना दिया आपके लिए जिससे आप समझे। तो इसी कैलाश रेंज के ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन हमारी तैनाती की वजह से, हमारी तैयारी की वजह से उसे भागना पड़ा। हमने ऐसा करने से रोका उन्हें आगे बढ़ने से। और ये पूरा मामला तो सेना के पराक्रम का था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे भी राजनीतिक विवाद में झोंक दिया। अमेरिका के बदनाम करोड़पति और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों की फाइल से एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने इस्लामिक दुनिया में तहलका मचा दिया। यह खुलासा इस्लाम के सबसे बड़े धर्मस्थल सऊदी अरब के मक्का में स्थित काबा से जुड़ा है। मक्का में स्थिति काबा से दुनिया के 200 करोड़ मुस्लिमों की आस्था जुड़ी हुई है। यहां हर साल करीब 20 लाख मुस्लिम अपनी तीर्थ यात्रा हज के लिए आते हैं। काबा को अल्लाह का घर कहा जाता है, इसीलिए करोड़ों मुस्लिमों की आस्था, विश्वास और अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा से जुड़ा है। लेकिन एप्स्टीन को लेकर घिनौने खुलासे हुए हैं। उसने इस धार्मिक स्थल और यहां से जुड़ी इस्लामिक मान्यताओं का अपमान किया है। एप्स्टीन फाइल्स में बताया गया है कि साल 2017 में जेफरी एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर पर मक्का के काबा पर उड़ाए जाने वाले पवित्र कपड़े के 3 टुकड़े भेजे गए थे और इस पवित्र कपड़े को किस्वा कहा जाता है। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक फरवरी और मार्च 2017 में सऊदी मूल की एक महिला बिजनेसमैन अजीजा अल अहमदी ने सऊदी अरब के एक व्यक्ति अब्दुल्ला अल मारी के साथ मिलकर किस्वा की डिलीवरी एप्स्टीन के घर पर करवाई थी। किस्वा के 3 टुकड़े आर्टवर्क के रूप में दिखाते हुए डिलीवरी की पूरी व्यवस्था की गई थी। तो काबा पे ये जो होली कपड़ा वहां पर चढ़ता है उसको किस्वा कहते हैं। किस्वा को अल्लाह की शान और शौकत की निशानी माना जाता है और किस्वा शुद्ध रेशम से बना सोने चांदी के धागों की कढ़ाई वाली चादर है जिससे काबा को ढका जाता है। किस्वा पर कुरान की आयतें की कढ़ाई होती है, इसीलिए किस्वा को काफ़ी पवित्र माना जाता है और हज यात्रा के दौरान हज यात्री इसे बहुत उम्मीदों और आस्था से छूते हैं। हर साल हिजरी कैलेंडर के हिसाब से धुअल हिज्जाह महीने में इसे बदला जाता है। जैसे साल 2026 में ये प्रक्रिया मई जून में होगी। नया किस्वा चढ़ाने के बाद पुराने कपड़े को काट कर टुकड़ों में बांट दिया जाता है। कई मुस्लिम संगठन म्यूजियम में अमानत के तौर पर इसको रखवाया जाता है क्योंकि ये दुनिया भर के मुस्लिम्स के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। अब जेफरी एप्स्टीन को इसके 3 टुकड़े दिए गए थे। इनमें से एक टुकड़ा काबा के अंदर वाले हिस्से से जुड़ा था, दूसरा टुकड़ा बाहरी हिस्से को ढकने वाले कपड़े का हिस्सा था, तीसरा टुकड़ा काबा में तब तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। बच्चों का यौन शोषण करने वाला अपराधी एप्स्टीन को जब पवित्र किस्वा गिफ्ट किया गया था तो उस वक्त का एक ईमेल भी एप्स्टीन फाइल्स में मौजूद है। ये ईमेल अजीजा अल अहमदी ने जेफरी एप्स्टीन को किया था। इसमें किस्वा की शिपमेंट डिटेल्स अटैच की गई थी और बताया गया था कि इस्लाम में किस्वा को कितना पवित्र समझा जाता है। इस ईमेल में किस्वा को लेकर अजीजा अल अहमदी कहती हैं इस काले टुकड़े को सुन्नी, शिया और अन्य मुस्लिम समुदायों के कम से कम 1 करोड़ मुस्लिम्स ने छुआ है।